जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उसके साथ साथ में जो भी कांस्टेबल की अदर टाइप की जो भर्तियां होती हैं, उन सारे जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो सारे पेपर हो चुके हैं, उनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वाले सेशन में आपको मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें शामिल हैं आपके कुछ प्रीवियस ईयर जो जितने सारे सेट हुए हैं वो। तो जो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो कॉन्सेप्ट के बेस पर, ट्रिक के बेस पर, यानी कि कम से कम समय में आप एक क्वेश्चन करके उस तरीके के 4 या 5 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सको। तो इस तरीके से हम इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर रिवीजन मिल जाएगा। ये वाला जो सेट है वो पहली शिफ्ट का है और एग्ज़ाम हुआ था आपका 28 जनवरी 2019 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। इसमें दिया गया है कि ए बी से आधा कुशल है, आधे की बात कही जा रही है। इफिशिएंसी दे दी गई है जो, यानी कि बी सी से 3 गुना कुशल है। फिर कहें कि वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा करता है। अब यहां पर यह कहा गया है कि सी से 3 गुना कुशल है कौन? ए। बी कुशल है, ठीक है, और ए कितना? बी से आधा कुशल है। तो यहां पर अगर हम देख लेते हैं इनकी कुशलता, यानी कि उनकी क्षमता कितनी है। तो ए, बी और सी को अगर एक मान लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आधा करने में हमें दिक्कत होगी। ये वाला जो यहाँ पर एक भाग दिया गया आधा वाला शब्द, तो इसको कंसीडर करते हुए हम सीधे यहाँ पर कितना कर लेते हैं? सी को 2 कर लेते हैं। हमने 2 कर लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना है, यानी कि बी जो है वो सी से 3 गुना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 3 गुना, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। अब ए बी से आधा कुशल है तो 6 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे ये क्या हो गई? क्षमता हो गई। लेकिन अब हमसे ये कहा गया कि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा करता है। तो कुल काम कैसे निकालते हैं? क्षमता को जब हम समय से गुणा कर दें तो कुल काम हो जाता है। तो क्षमता बी की कितनी है? 6 है। कितने दिनों में काम करता है? 6 दिनों में। तो ये 6 हो जाएगा। तो कुल काम यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक काम को तीनों मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 की तीनों कितने हो जाएंगे? 3 और ये 2 और ये 6 मिला करके कितना हो जाता है आपका? 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 36 काम जो है 11 से करवाएंगे तो आपका डिवाइड होकर के जो बनेगा वो 3.27 दिन बनेगा। तो 3.27 दिन, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। अब कहा जा रहा है कि एक्स द्वारा जो पैदल दूरी तय की गई वो हमें बताना है। सबसे पहली बात यहाँ पर जो दी गई है वो ये है कि आंशिक कहा जा रहा है। आंशिक का मतलब हो जाता है यहाँ पर पार्शियली, यानी कि छोटे छोटे भागों में। तो पहला चला साइकिल से, फिर चला पैदल से, तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट, उसको आंशिक या अंश। अंश का मतलब होता है भाग या पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर चाल की बात करें तो क्या होता है? तो वो दूरी बटे समय हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की चाल निकालें टोटल एवरेज, तो एवरेज कितना है? ये 75 हो जाएगा। यहाँ पर एवरेज हो जाएगा, हम 75 निकाल लेंगे। तो कितने में? 8 में। तो ये 8 घंटे में चल रहा है तो इसकी एवरेज चाल होगी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि पैदल चाल कितने में चल रहा है वो? तो पैदल चल रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और साइकिल से कितना चल रहे? तो वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। अब इसमें हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो एलिगेशन मेथड लगा करके हम यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर ये इसका डिफरेंस निकालेंगे कि 12 - 75 बटे 8, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे हम 75 बटे 8 - 5 कर लेंगे। तो जब हम इनको करेंगे सॉल्व, हल करेंगे, तो हमें जो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त होगा 21, और इधर वाले रेशियो में हल करके प्राप्त हो जाएगा हमें 35। तो इस तरीके से जो हमारा सही यहाँ पर रेशियो निकल करके आएगा 5 3 7 21, 7 3 21, 7 3 21 और 7 5 35 रेशियो हमारा निकल करके आया। पैदल का निकल करके आया 3 और साइकिल से निकल करके आया हमारा 5। अब इनका अगर आपस में गुणा कर दो, 3 5 15 हो जाएगा और 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जोड़ने पर 15 और 60 75 हो रहा है, यानी कि 75 किलोमीटर दूरी कंप्लीट हो रही है। हमसे पूछा कितना गया था कि पैदल कितनी चली गई, तो पैदल हमारी चली गई है 15। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का हमें व्यास ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर एक स्फेयर था, उसको मेल्ट किया गया और यहाँ पर एक कोन बनाया गया है, ठीक है। तो उसकी हमें यहाँ पर त्रिज्या बतानी है, यानी कि रेडियस बतानी है। आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब इन जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको जब हम क्या करते हैं, मेल्ट करें, पिघलाएं या उसे कुछ काट करके बनाएं, तो उनका यहाँ पर जो है आयतन नहीं बदलता है। तो पहले वाले का आयतन बराबर यहाँ पर दूसरे वाले का आयतन होगा। यहाँ पर एक गोला दिया गया है, उसका आयतन, और यहाँ पर जो एक शंकु बनाएंगे हम, उसका आयतन यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो तो हमें 10 सेंटीमीटर दे दी गई, लेकिन जो त्रिज्या r होगी वो हमें यहाँ पर नहीं दी गई, वही हमें यहाँ पर बताना है। तो गोले का जो आयतन होता है वो हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि r की घात यहाँ पर 3 हो जाएगी। और जो कोन होता है यानी कि शंकु होता है, उसका आयतन हो जाता है 1/3 पाई r²h, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल आउट कर लेंगे यहीं पर, और पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे, इतना हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 4 उड़े, और r कितना दिया गया यहाँ पर 3, r 10 दिया गया और 3 बार इसको गुणा करेंगे, क्योंकि r की पावर यहाँ पर 3 है यानी कि क्यूब है। अब यहाँ पर r² हमें पता नहीं है, और h बराबर यहाँ पर हमें कितना दिया गया है शंकु का, वो हो जाता है 10, तो यहाँ पर हमने 10 लिख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो r² बराबर हमारा कितना यहाँ बचेगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो इस तरीके से अगर हम r निकालेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर रेडियस हमारे हो जाएगा 20। लेकिन हमें यहाँ पे व्यास पूछा जा रहा है, तो व्यास का मतलब हो जाता है 2r, यानी कि 20 गुणे 20 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था, कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जो ये अपना सेट दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, और यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। अब यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट दिया गया है वो ये है कि इंटीजर्स की बात कही जा रही है, कि इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होते हैं, वो धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं, और ये सब शून्य भी उसके साथ में होता है। शून्य का ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो नंबर लाइन पे ये सारे क्या हो जाते हैं, आपका इंटीजर्स हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब ये इन्होंने जो सेट दिया है वो कितने से शुरू होता है, वो शुरू होता है 3 से शुरू होगा। 3 से शुरू होकर के, तो हमने यहाँ 3 से शुरू कर लिया। अब 3 से शुरू कर लगातार 5 पूर्णांक, तो एक आपका हो जाएगा यहाँ पर, एक तो यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हुए। अब यहाँ पर हमें 5 कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर हमें 6 लिख लिया हमने, एक यहाँ पर हमने 7 लिख लिया है, 6 और 7 लिख लिया। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तो उनके सेट में औसत से जो क्या होता है, औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी अगर एक बड़ा पूर्णांक यहाँ से हटा देते हैं। तो सबसे पहले जो मेन था उसका औसत निकालेंगे, यानी कि 3 से लेकर के 7 का औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 + 4 + 5 और 6 और 7 कितनी संख्या है, 5। तो इनका जब हम औसत निकालेंगे तो ये 25/5 हो जाएगी। तो औसत यहाँ पर निकल करके आएगा 5। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। तो सबसे बड़ा जो पूर्णांक यहाँ पर आपको विजिबल है, दिख रहा है, वो है 7। तो अगर हम यहाँ से 7 को हटा देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 और ये 6 18 हो जाएगा, कुल 4 हो जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एवरेज 4.5। अब हम जब हम 5 और 4.5 का अंतर निकालेंगे तो 0.5 आएगा। अब प्रतिशत तो मेन वाला हमारा पहले कितना था, तो 5 था। तो जब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 10% प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 10% की कमी आई है पहले के कंपैरिजन में। तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। आपको यहाँ पर जो पूर्णांक या इंटीजर्स हैं बस उन्हें याद रखना है, और इन्होंने अपना सेट लिया है, बस लैंग्वेज का खेल है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है और जिसका गुणनफल 60 है, यानी कि मिनिमम सम और उसका जो इंटीजर्स का जो है उसका प्रोडक्ट वो 64 है। मान लेते हैं यहाँ पर कि 2 संख्याएं कोई होंगी,
जैसे कि एक x होगी एक y होगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो भी होगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है कि अगर x और y को गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 64 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि हमें ये बस यही वाला ज्ञात करना है कि जोड़ने पर हमको कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, अगर ऑप्शन से क्लियर करते हैं तो 16 यहाँ पर सही बैठता है। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं, 8 और 8 को जोड़ दें तो कितना 16 हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं को गुणा कर दें तो यहाँ पर जोड़ देते तो 16 हो जाएगा, गुणा कर दे तो ये 64 हो जाएगा। तो ये विकल्प यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा। करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से जाओगे तो बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए, उस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। और हमें यह भी करना है कि सबसे छोटी लेना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी यहाँ पर 2 है तो 2 ले लेते हैं। तो अगर 1200 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2400 हो जाता है और ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। फिर 3 से ट्राई करते हैं ऑप्शन के थ्रू, तो 1200 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये 12 या 3600 हो जाता है, ठीक है। और 3600 स्क्वायर बनता है किसका, 3600 को हम पहले यहाँ पर लिख लें 36 और गुणे 100 लिख सकते हैं। 36 6 का स्क्वायर है और 10 किसका है, ये 100 का स्क्वायर है, मतलब ये 10 का स्क्वायर है, कौन 100। तो 10 और 6 कितना 60 हो गया, तो ये 60 का स्क्वायर बनता है। यानी कि विकल्प बी यानी कि 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि इस तरीके से कुछ रूट्स दिए गए थे और हमें इसको सॉल्व करना था। तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो 8 गुणे 8 लिखेंगे तभी तो 64 होगा। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम 8 बाहर निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 64 लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 64 की पावर 1/2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 की पावर 2 और गुणा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा तो 8 बचेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चन टफ करके आपसे पूछेगा करड़ी में या घातांक में तो इस तरीके से पूछेगा। तो यहाँ पर 8 बाहर आ जाता है। फिर अगर हम 8 और 73 को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 81 यानी कि 81 बन जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है 9 का, 9 9 81। अब यहाँ पर 27 में हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब 36 किसका स्क्वायर है, 36 हो जाता है 6 4 36 6 का। अब हम यहाँ पर 3 में 6 जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाएगा 9। तो 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर निकालने के लिए 3 का, ये हर बार ये निकालेंगे, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर 27 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके अंदर 3 लिखा है ना कि यहाँ पर 3, यहाँ वाला नहीं यहाँ वाला, इसका मतलब हो जाता है कि 27 की पावर 1/3। अब यहाँ पर 3 की पावर अगर हम 3 लिख देते हैं तो 1/3, तो 3 एकम 3 3 3 कट जाए तो कितना बचेगा 3 3 3 9 3 27। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको चीजें पता होंगी, अगर पता भी है तो यहाँ पर आपको रिवाइज भी हो जाएंगे साथ साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर दिया गया है x/y बराबर 4/5 और एक यहाँ पर और इक्वेशन दी गई। तो हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि y का मान क्या होगा वो आप बताओ। हमें यहाँ पर जब y की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले तो ये बात है। तो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी, तो x की वैल्यू इस तरीके से अगर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 4y बटे यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 4y/5 को हम यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे कि 7 और x की जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 4y/5 और प्लस ये 6y, इसको लिख देंगे हम 29। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे, एक ये तरीका है, यही एक तरीका है सिंपली सॉल्व करने का। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो y बराबर निकल करके आएगा 2.5, यानी कि विकल्प आपका 2.5 विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है HCF और LCM। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः कितना 2 दिया गया है और 60 दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में क्या है 14 अधिक हैं, एक मान लेते हैं कुछ है उसकी क्या है एक 14 ज्यादा है, तो छोटी संख्या हमें बताना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि संख्याएं क्या हैं, एक तो मान लेते हैं a होगी, दूसरी b होगी। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई एक संख्या x है
तो दूसरी संख्या में 14 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 14 अधिक है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है कि लासा गुणे मासा, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। और यहाँ पे लासा मासा कितना दिया गया है 2 गुणा 60, ये आपका 120 बनेगा। अब यहाँ पर हम अगर क्या कर लें 4 5 6 7, अब 7 तो है नहीं, पहले हम क्या करते हैं, आप एक एक करके ऑप्शन को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अगर नॉर्मली आपको यहाँ पर लगता है 120, तो 120 में क्या है 6 का टेबल है, आसानी से जाएगा पहाड़ा। तो यहाँ पर हम अगर x की जगह पर 6 लिख लें और यहाँ पर 14 और 6 जोड़ दें, यानी कि 14 6 अगर जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ पर लिख लेते हैं हम, पहली संख्या मान लेते हैं 6 और दूसरी संख्या 20, तो 20 और 6 120, तो 120 बराबर 120, यानी कि ये देखो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हो तो यहाँ पर इसके बराबर हम ये रखो और फिर x गुणे और ये पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा रखो, फिर आप x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर नंबर निकाल सकते हो, तो वो प्रोसेस आपका लंबा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 4:9 के अनुपात में बी ए और बी में 39 जो है कैंडियां वितरित की गई, यानी कि टॉफियां बांटी गई। तो बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली, यानी कि यहाँ पर हमें अंतर बताना है, कितना अंतर है। तो अनुपात कितना दिया गया है, ए अनुपात बी हमें दिया गया है 4:9, तो इनको अगर जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 रेशियो, यानी कि देखो यहाँ पर अनुपात का मतलब हो जाता है रेशियो, तो 13 रेशियो बराबर कितना दिया है 39, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 13 और 3, 13 अधिकतम 13, 13 3 39, ये एक रेशियो बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इनका डिफरेंस निकाल लें, अंतर ही तो पूछ रहा है कितनी कम कितनी ज़्यादा मिली, तो ये 5 हो जाता है, 5 और 4 9, ठीक है। तो ये 5 को अगर हम 3 से गुणा कर दे तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 टॉफियाँ क्या होंगी उसको ज़्यादा मिली, तो ये क्या हो जाता है विकल्प यहाँ पर 15, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10% और 3% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु कितना 2288 रुपए में बेची गई, ठीक है। तो वस्तु की लागत मूल्य हमें बतानी थी, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें बताना था। एक चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पर दो लगातार चिन्हित, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर मार्क्स आप समझ सकते हो। मार्क का मतलब होता है कि 2 बार, पहले 10% बढ़ाया, फिर क्या किया, फिर 30% बढ़ाया, उसके बाद बंदे ने क्या किया कि 30% की छूट दे दिया, कहा कि भाई अब खरीद लो सामान, कितने में 2288 रुपए में। अब हमें क्या कह रहा है कि उसकी लागत कितनी थी। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो ये देख सकते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु x होगी, ठीक है, और उस पर पहले हमने क्या किया, उसका जो कुछ भी रुपया रहा होगा तो हमने क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया। तो किसी चीज़ को 10% अगर उसका रेट बढ़ाओगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया, तो वो 110 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में कितना 100 का। अब फिर कह रहा कि जो बढ़ाया उसका भी कितना 30% बढ़ा दिया, तो अब हम इसका 30% बढ़ाएंगे तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, वो 130% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या कहा गया है यहाँ पर, उसके बाद में बंदे ने क्या किया कि उस पर जो भी बना उसका 20% छूट दे दिया। तो जब हम 20% छूट दे देंगे, यानी कि 100 से 20 घटा देंगे, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 80%। तो 80 किस पे, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 100 पे हो जाएगा। तो हमने उसको कितने पर बेचा, 2288 रुपये पर बेच दिया। तो इस तरीके से ये वाले 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11। अब इस तरीके से अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा, आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से x बराबर जो आपका निकल करके आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2000, विकल्प यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि उस वस्तु की क्या है कीमत 100 रुपये होगी, लागत मूल्य 100 रुपये होगी मान लेते हैं, तो 100 रुपये पर पहले क्या कहा गया कि 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाएंगे तो कितना 110 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 का 10% 10 हो जाएगा। फिर कहा कि 30% बढ़ाया, तो 30% जब बढ़ाएंगे तो इसका 110 का 30% हो जाएगा 33, तो 110 में 33 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 143। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब भी यहाँ पर आपको 2000 रुपये प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर होने वाला है। तो एक तरीका ये था सॉल्व करने का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन था कि कपड़े का एक टुकड़ा है जो 600 रुपये में खरीदा गया और सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये उस बंदे को देने पड़े। तो उसके बाद में क्या किया, 100 मतलब कह सकते हैं कि 12.5% का लाभ कमाने के लिए इसको कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा हमें।
तो मान लेते हैं कि उस बंदे ने पहले 600 रुपये लगाया, 40 रुपये क्या कर दिया, सिलाई दे दिया, तो कितना हो गया, 640 हो गया। तो ये अपने आप में 100 है, ठीक है, ये 100 है। लेकिन हमें क्या करना है, 12%, 12.5% का लाभ लेना। तो ये कितना हो जाता है, 112 यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 64 का 640 का यहाँ पर हमें कितना परसेंट निकालना है, 112.5% फाइंड करना। प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो यहाँ पर हम 100 कर देंगे। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें जो सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 720 रुपये यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, सिंपल है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 13 नंबर, यहाँ पर आपके जो पेपर थे उसमें तो क्वेश्चन तितर बितर दिए थे, एक साथ हमने ला करके यहाँ पर कलेक्ट किया कि कितने क्वेश्चन कौन से किस टाइप के पूछे गए हैं। पहला यहाँ इस क्वेश्चन 13 नंबर में दिया गया कि एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई और दुकानदार इसके अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है, और फिर भी क्या करता है, वो 10% लाभ प्राप्त कर लेता है। तो इसमें क्या करता है बंदा, मान लेते हैं कि पहले कोई वस्तु रही होगी तो उसका कितना अपने आप में 100% होगी। फिर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 12% की छूट दे दिया बंदे ने, 12% की छूट दे दिया, कम कर दिया, तो ये कितना हो गया, यानी कि -12 कर देंगे तो ये हो गया 88%। लेकिन यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि जो ये 88 बनता है उस पर बंदा कितना 10% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 100 और +10 कितना 110 हो जाएगा। इतना लाभ जब प्राप्त करता है तब भी उसको कितने पर बेचता है, 2500 पर बेचता है। तो इस तरीके से 88 और 11 दाम 110, इस तरीके से फाइंड करेंगे। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा कितना, 3125 रुपये, ठीक है। तो इसकी अंकित कीमत कितनी थी, 3125 रुपये, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर में ये दिया गया है कि 4 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे। अब 1500 दुगने होने का मतलब है कि हमें कितना ब्याज लेना है, 1500 ही हमको ब्याज चाहिए, 1500 रुपये हमको ब्याज चाहिए। अब साधारण ब्याज तो 1500 का अगर हम यहाँ पर निकालते हैं कितना, 4%, तो अपने आप में 100% है, इतना 10% हो गया और इतना 1% हो गया। तो 15 और 4 से गुणा कर दिए तो 15 चौके 60 रुपये हमको एक साल में मिल रहे हैं। तो 1500 अगर एक साल मिल रहे हैं तो कितने साल में, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 दूना 12 और फिर कितना यहाँ पर बचेगा, 5 बचेगा, 6 दूना 12, ये 3 बचेगा और 0 और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 5, यानी कि आपका जो विकल्प सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 25 साल में वो 1500 रुपये प्राप्त होंगे, यानी कि 1500 रुपये अपने आप में 2 गुना हो जाएंगे। लैंग्वेज का खेल है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल से पूछे गए थे आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि 1000 रुपये जो है वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 100 क्या है कह सकते हैं 1144.9 रुपये हो जाता है। तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया होगा। एक तो तरीका है आप क्या कर लो, एक फॉर्मूला लगा लो, एक है तरीका है कि आप फॉर्मूला ना लगाओ, बिना फॉर्मूले के करो। कैसे, देखो 2 साल में दिया गया है, पैसा कितना था 1000 रुपये, लेकिन वो हो कितना जाता है 1144.9 रुपये, तो लगभग मान लेते हैं यहाँ पर 144, लगभग 144 रुपये यहाँ पर बढ़ा, कितने दिन में, 2 साल में। तो इसका आधा अगर निकालते हैं तो कितना, लगभग 72 रुपये बनना है, 72 ये रुपये बन रहा है। तो ये कितना हो जाता है, 1000 का अगर हम यहाँ पर अगर निकालना चाहें 10% तो अलग होगा, 7% अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसका 7% निकालेंगे तो ये 10/70 हो जाएगा, इस तरीके से निकलेगा। तो हम 7 पे ट्राई कर लेते हैं क्योंकि उसके क्लोज जा रहा है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। वैसे जितना ऑप्शन यहाँ पर देंगे उतना तो यहीं होगा। तो पहले साल में हमने क्या किया, पहले साल में इसका 7% जब हमने निकाला तो वो 70 रुपये हो गया। दूसरे साल में हमने क्या किया, यहाँ पर 7% निकाला तो वो 70 हो गया, लेकिन यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है तो 70 का यहाँ पर जब हम 7% निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4.9 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4.9, तो 7 दूनी 14, ये आपका 144, ये वाला 4 ऐड करोगे 140, 4 44 और 0.9, यानी कि देखो ये वाला मूलधन और ये वाला मिला करके जो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है बराबर हो जा रहा है, यानी कि विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमको समझाने में यहाँ पर इतना समय लग रहा है, जब आपको आ रहा है आप करोगे, आप इतना समय नहीं लोगे।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए, बी और सी के बीच जो है कितना 1152 रुपए का नुकसान होता है और कितने अनुपात में, 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होता है। तो ये कहा जा रहा है कि ए का हिस्सा कितना है। कभी देखो पूछ लेता है कि लाभ कितना होगा, तो लाभ कैसे बांटेंगे, कोई चीजें हैं वो कैसे बांटेंगे, नुकसान है तो नुकसान भी यहाँ पर रेशियो में ही बटेगा, अनुपात में ही बटेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 7:8:9 ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर इनको हम जोड़ लेते हैं तो कुल यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 24 रेशियो यानी कि 24 अनुपात हो जाता है। तो कितना है यहाँ पर 1152 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अगर हम एक अनुपात निकालेंगे तो हम कितना कर देंगे, 1152 बटा कितना कर देंगे, 24 कर देंगे। लेकिन हमको कितना किसका निकालना, ए का हिस्सा निकालना। तो ए यहाँ पर कितना दिया गया है 7, तो एक का था और 7 से गुणा करने के लिए 7 कर देंगे, तो 7 अनुपात कितना होगा, तो 7 से गुणा कर दिया। तो जब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 336। ठीक है, 336 कहाँ है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस वाले को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ए, बी तथा सी ने मिल करके कितना 50,000 का कारोबार आरंभ किया था। जब यानी कि उन्होंने जब काम शुरू किया तो 50,000 रुपये लगाए थे। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए और ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए और कुल लाभ इतना हुआ, तो ए का हिस्सा बताना है हमको। अब यहाँ पर हमें और कुछ नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं कि तीन व्यक्ति होंगे, एक तो ए होगा, एक तो बी और एक दूसरे सी होंगे। यहाँ पर हमें सी के बारे में कुछ दिया नहीं गया, तो मान लेते हैं कि सी ने एक्स लगाया होगा। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर कहा गया कि बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, यानी कि उसने एक्स दिया और 6,000 रुपये और दिया है। ठीक है, फिर कहा गया जा रहा है कि ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए, यानी कि बी ने अगर इतना दिया है तो ए ने 2,000 रुपये अधिक दे दिया, तो 6 और 2 8,000 और 8,000 रुपये दिए और एक्स दिया, तो कुल यहाँ पर कितना, इतना इन्होंने यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुल कितना, यहाँ पर कुल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे कि इनको जोड़ लेंगे, तो 3x है दिया गया है और 8×6 14,000 दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुल कितना था, कुल इतना यहाँ पर था कि 50,000। तो एक इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कुल 1200, माफ करना ये 12,000 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। अब x बराबर 12,000 रुपये हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, मान लेते हैं लाभ कितना हुआ, यहाँ पर 10,000 रुपये हो रहा है। और लाभ हमेशा किस में होता है, लाभ हमेशा उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, उन्होंने जितना निवेश करते हैं उसकी तुलना में होता है, उसके बेस पर होता है। तो ए, बी और सी, तो यहाँ पर मान लेते हैं 12, 8, 20, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, ये 20,000 इन्वेस्ट किया था। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, तो ये 12,000 जोड़ देते हैं 6,000 में, तो 12×6 18,000 रुपये हो जाता है। अब सी ने कितना, तो सी का एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। हम यहाँ पर पीछे पीछे के 3 जीरो हैं वो हटा सकते हैं रेशो में निकालने के लिए। अब यहाँ पर कितना हमें मिलता है, बनता है, तो यहाँ पर 2 से अगर गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये हो जाता है 10, ए निकल करके आएगा 10, 9 और 6। हमें कितना, ये कितना हो गया टोटल यहाँ पर जोड़ने पर, तो ये हमें प्राप्त हो जाते हैं 25 रेशियो प्राप्त हो जाते, 25 अनुपात ये जो है। कितना लाभ मिलता है तीनों को, यहाँ पर 10,000 मिलता है, तो ये हो जाएंगे आपका 10,000 रुपये। तो एक रेशियो बराबर कितना मिलेगा, तो एक रेशियो बराबर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये 400। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि ए का हिस्सा बताओ, तो ए का अनुपात, लाभ अनुपात कितना है, 10 है। तो अगर हम 400 को 10 से गुणा कर देते तो यहाँ पर कितना, हमें 4,000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4,000 कहाँ पर है, विकल्प डी आपका जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि एक पसारी है, एक शॉपकीपर है, तो उसने ग्रोसर है, उसने क्या किया कि 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500 और 3,250 और 4,250 रुपए की उसने बिक्री की। कितना, 4 महीने में। और ये कहा जा रहा है कि 5वें महीने वो एवरेज यानी कि औसत 3,500 का औसत बिक्री प्राप्त करना चाह रहा है। तो वो बंदा क्या करे कि 5वें महीने में कितनी बिक्री वो कर दे, कितनी की बिक्री करे जो औसत वो इतना पा ले। मान लेते हैं कि 5वें महीने उस बंदे ने क्या किया होगा, x रुपए की बिक्री की होगी, मान लेते हैं। तो पहले महीने में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,000 किया, दूसरे महीने में बंदे ने 2,500 किया, तीसरे महीने में यहाँ पर 3,250 रुपये की किया और फिर यहाँ पर 4,250 रुपये की किया।
फिर यहाँ पर क्या कर लेते, हमें नहीं पता तो x कर लिया, तो इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते, कितने कुल महीने कितने हो गए 5, यही तो एवरेज है, और इस एवरेज को हम क्या करेंगे मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आएगा पूरा हमारा 12,000 और प्लस x बटा 5 हो जाएगा। तो हमें एवरेज कितना मेंटेन करना है 3500, तो इसके बराबर हम रख देते हैं 3500। तो जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो हमें जो x प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 5500 रुपये, यानी कि हमको 5वें महीने 5,500 की बिक्री करनी होगी। तो 5500 विकल्प डी यहाँ पर ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए, बी और सी वही काम को क्या करते हैं कि 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पहले दिया गया है कि बी प्लस सी उस काम को 40 दिनों में पूरा कर लिया, ठीक है, और फिर तीनों यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी उस काम को कितना 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। हमें कुल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं कुल काम निकालने के लिए। तो एलसीएम यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो 40 एकम 40 और 40 और 20 दूना 40, ये क्या होगा, ये क्षमता या फिर ये इफिशियंसी हो जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि हमें ए अकेला काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखो बी और सी और बी और सी दोनों में कॉमन है, यानी कि बी और सी एक दिन में काम करता है, तो यहाँ पर एक दिन में काम कर रहा होगा, तो एक बचा, यानी कि ए कितना कर रहा होगा यहाँ पर एक की क्षमता कितनी होगी यहाँ पर एक, ठीक है। अब यहाँ पर 40 काम जो एक क्या करेंगे एक से करवाएंगे तो कितने 40 दिनों में ही तो करेगा, डिवाइड करें 40 बचेगा यहाँ पर, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता के आपको निकल जा रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कि जिससे कि आगे क्या हो क्लास आपकी छोटी हो और आसानी से आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था कि दिया गया रेखा आरेख शो के पहले जो 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है, ठीक है। तो कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी, मान लेते हैं। देखो ये कहा जा रहा है कि जो पिछले बार टिकट बिके हैं उनके कंपैरिजन में कितने दिनों में कम हो गई। तो देखो हर जगह बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखो कितना था 2500 था, लेकिन यहाँ पर आकर कर क्या कर गया चौथे दिन ये गिर गया, ठीक है, कम हो गया। फिर यहाँ पर बढ़ता रहा, यहाँ पर देखो कितना 3000 था, लेकिन फिर क्या हो गया कम हो गया, कब छठे वाले दिन पर। तो यहाँ पर कितने दिन कम हुआ है, एक तो चौथे दिन एक तो छठे दिन, कुल मिला के 2 दिन मामला क्या हो गया गड़बड़ा गया, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर है 2 दिनों को लेकर के। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि एक बार आरेख दिया गया है और इसमें 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। हमसे अब कहा गया कि विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों के बीच अंतर कितना है। तो इधर मान लेते हैं ये वाला हमारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ये विभाग दिए गए, विभाग कितना ए बी सी डी ई एफ दिए गए हैं, और ये इनकी क्या दी गई, उनकी मान दिए गए हैं, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या दी गई है। इधर वाला जो है ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है कि ई और सी, तो ई और सी के बीच का अंतर बताना है। तो ई यहाँ पर कितना है 50 है, तो हमने 50 लिख लिया। फिर यहाँ पर सी कितना है, सी यहाँ पर 300 है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 300 कर दिया। अब इसका अंतर निकालेंगे तो 250 बंदों का ही तो अंतर आ रहा है, तो 250 कहाँ पर दिया गया, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस शिफ्ट में जो पूछा गया था वो पाई चार्ट को लेकर के था। तो ये पाई चार्ट को 2017 और 18 के जो हैं कुछ कंपैरिजन दिए गए थे, और यहाँ पर ए बी सी डी जो दिए गए थे उनके यहाँ पर कुछ रेशियो दिए गए थे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को क्या किया था, जो आयोग था आपका ये निरस्त कर दिया गया था, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा ये निरस्त कर दिया गया था। क्यों निरस्त कर दिया गया था, हम आपको यहाँ पर मेन क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो 2017 में तो ठीक है, 2018 में रेशियो का जो वितरण है वो गड़बड़ है। क्यों, देखो 20 हो गया 40 हो गया, अब यहाँ पर 50 50 100 हो जाता है। अब अपने आप में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो ये 50 50 100 ये भी हो गया, अब बाकी यहाँ 20 20 40, तो ये 140% थोड़ी ना होता है। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, सॉफ्टवेयर से ये जनरेट कर रहे थे, लिखो सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर क्या कर रहा है, त्रुटि बार बार दिखा दे रहा है, ये इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी, और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं हम अगले वाली क्लास में क्या करें, कंप्लीट सोल्यूशन करें, यानी कि हम क्या कर दें वहाँ पर संपूर्ण हल करें, या सिंपली ऐसे कॉन्सेप्ट बता करके निकल जाएं, जैसा आप चाहते हैं कमेंट करके बताएं। हम पूरी प्लेलिस्ट उसी प्रकार यहाँ पर हल करके आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में।